गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 7.24 कंप्लीट किया था, ठीक है। इस लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशन, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। अब देखो, सॉल्ट जो है वो तीन अलग अलग टाइप के सॉल्ट मिलते हैं हमें। उसमें से जो सबसे पहला सॉल्ट है वो होता है न्यूट्रल सॉल्ट। अब न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है, तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं कि भाई न्यूट्रल सॉल्ट बनता कैसे है। तो जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल HCl है, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड को हम स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवाते हैं तब उसमें से जो सॉल्ट बनता है, जैसे कि यहां बनेगा NaCl और वाटर, ठीक है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तब हमें जो सॉल्ट मिलता है वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस वीक होता है, यानी कि Cl- जो है वो वीक रहेगा, खुद का हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाएगा। वैसे ही NaOH से जो Na+ मिलेगा वो NaOH का कॉन्जुगेटेड एसिड होगा। अब NaOH स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेटेड एसिड वीक होगा, तो Cl- वीक, Na+ वीक, दोनों ही वीक है, तो NaCl खुद का हाइड्रोलिसिस यानी कि पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि NaCl H2O से रिएक्ट करके NaOH NHCl वापस नहीं बना पाएगा, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स में पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये न्यूट्रल है, क्योंकि H+ और OH- मिलके तो क्या बना लेते हैं, H2। तो हमारे सॉल्यूशन में फ्री H+ एंड फ्री OH- इक्वल अमाउंट में है, दैट्स व्हाई ये जो NaCl का सॉल्ट है वो न्यूट्रल हुआ, ठीक है। अब चलो हम एसिडिक सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। कैसा सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट। तो जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे कि हमने यहां पे लिया है HCl और हमारा बेस हुआ वीक, वीक बेस लिया है हमने, तो फॉर एग्जांपल हमने लिया है NH4OH, ये हुआ हमारा वीक बेस। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं उसमें से बनता है NH4Cl एंड H2O। अब जो NH4Cl है वो बाय नेचर एसिडिक है। कैसे पता चलेगा? देखो, चलो यहां से HCl में से Cl- जो है वो वीक बेस होगा, कॉन्जुगेटेड वीक, ठीक है। क्यों? क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग है, और NH4OH वीक बेस होने की वजह से NH4+ स्ट्रॉन्ग हुआ। क्यों? क्योंकि NH4+, अच्छे से देखना, NH4+ पानी के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें से बनेगा NH4OH। तो बचा क्या सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में बचा H+, और यहां से क्या बचेगा? Cl-, जो कि Cl- H+ के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि Cl- जो है वो वीक बेस है, वीक बेस होने की वजह से वो H+ से रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि वो कंपाउंड नहीं बनाएगा, आयोनाइज रहेगा, यानी कि H+ अपनी तरफ से अलग रहेगा, Cl- अपनी तरफ से अलग रहेगा। तो अब हमारे सॉल्यूशन में H+ रिलीज हुआ, और इस H+ की वजह से NH4Cl जो है वो बाय नेचर एसिडिक नेचर कैरी करता है। वैसे ही हम बेस के बारे में बात करते हैं, बेसिक सॉल्ट के बारे में। तो सपोज हमने वीक एसिड लिया CH3COOH, ये हमारा वीक एसिड हुआ, और उसको हम रिएक्ट करवाते हैं NaOH से, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होता है उसमें से क्या बनेगा? CH3COONA, राइट।
और H2O रिलीज होगा। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो Na प्लस वीक एसिड हुआ, और वीक एसिड हाइड्रोलाइज नहीं होता है, जबकि ये वीक एसिड है तो CH3COO माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। तो इसमें से CH3COO माइनस H2O से रिएक्ट करेगा और वो CH3COO बनाएगा, राइट, और वो रिलीज करेगा OH माइनस। अब यहां से आपने ये यूज किया तो बचा क्या, Na प्लस। अब ये वीक एसिड है तो इसका तो हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, तो H प्लस रिलीज नहीं होगा ज्यादा, तो हमारे सॉल्यूशन में OH माइनस रहेगा और Na प्लस, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि Na प्लस जो है वो वीक एसिड है। तो हमारे सॉल्यूशन में अब OH माइनस बचा है, जिसकी वजह से CH3COO Na बाय नेचर बेसिक हो गया। अगर वीक एसिड और वीक बेस लिया है तो दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, तो अब दोनों में से जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका नेचर होगा। ठीक है, चलो टेक्स्ट बुक में देखो, salts formed by the reaction between acid and bases in definite proportion undergoes ionization in water, right? जो कोई भी सॉल्ट बनता है उसका पानी में आयोनाइजेशन होता है, यानी कि वो पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल बनाते हैं पानी में। अब उसमें से कुछ एक पॉजिटिव रेडिकल ऐसे होते हैं जो पानी से रिएक्ट कर लेंगे, और कुछ एक ऐसे होंगे जो नहीं करेंगे। जो वीक होंगे वो पानी से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, जो स्ट्रॉन्ग आयन होंगे वो पानी से रिएक्ट कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। द केटायन एंड एनायंस फॉर्म्ड इन आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्ट्स either exist as a hydrated ions in aqueous solution or interact with water to reform corresponding acid and base depending upon the nature of the salt. The latter process of interaction between water and cations or anions or both is called hydrolysis of salt. जब आपका पॉजिटिव रेडिकल यानी कि केटायन और नेगेटिव रेडिकल यानी कि एनायन पानी के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस कहते हैं, और हाइड्रोलिसिस के बाद वो अपना कॉरस्पॉन्डिंग एसिड या बेस वापस से बनाता है, जैसा हमने देखा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे देखो ये जो सॉल्ट है वो पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड वापस से बनाता है जो हमने यूज किया था, और ये जो सॉल्ट है वो वापस से बेस बनाता है। तो ये हो गया उसका हाइड्रोलिसिस। हर कोई केटायन एंड हर कोई एनायन हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाता है। जो बाय नेचर स्ट्रॉन्ग है वही कर पाएंगे, वीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो चलो, द pH ऑफ द सॉल्यूशन गेट्स अफेक्टेड बाय हाइड्रोलिसिस। देखो केटायंस, कैसे केटायंस, Na प्लस, K प्लस, Ca प्लस 2, Ba प्लस 2, ये सारे हमें स्ट्रॉन्ग बेस से मिलते हैं। तो ये सारे केटायंस हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाते क्योंकि ये सारे केटायन वीक एसिड हो गए। और एनायन, कैसे एनायन, Cl माइनस, Br माइनस, NO3 माइनस, ClO4 माइनस, ये सारे हमें स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलते हैं। तो वो हाइड्रेटेड रहते हैं लेकिन उनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है, यानी कि वो पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हमें न्यूट्रल सॉल्ट देते हैं और उसकी pH हमें 7 मिलती है, जो हमने पहले देखा था, HCl प्लस NaOH। ठीक है, Cl माइनस Na प्लस पानी के अंदर आयोनिक फॉर्म में रहेंगे, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ओके, पानी से रिएक्ट नहीं करेंगे। वी नाउ कंसिडर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट। चलो सबसे पहले वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो हमने लास्ट केस देखा था वो। ठीक है, चलो देखो, इन द केस ऑफ CH3COO Na किस में से बनता है, तो वीक एसिड CH3COOH एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से वो बनता है। ठीक है,
जब आप उसका आयोनाइजेशन करते हो तो उसमें से CH3COO माइनस बनता है और Na प्लस बनता है। चलो, एसिटेट आयन thus forms undergoes हाइड्रोलिसिस। अब ये जो एसिटेट आयन है CH3COO माइनस, वो बाय नेचर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो पानी के साथ हाइड्रोलिसिस करेगा, यानी कि पानी से रिएक्ट करेगा और उनमें से मुझे वापस से एसिडिक एसिड मिल जाएगा CH3COOH और OH माइनस वो रिलीज करता है। अब एसिडिक एसिड है वो तो वीक एसिड है, तो उसका वापस से आयोनाइजेशन नहीं होगा, अनआयोनाइज रहेगा, तो उसकी वजह से H प्लस यूज हो गया। तो अब पानी में बचा क्या, OH माइनस। Thus this result in increase of OH minus ion and which make pH more than 7, यानी कि वो सॉल्यूशन अब अल्कलाइन हो गया। इसकी वजह से हमने ये प्रूव किया कि CH3COO Na बाय नेचर बेसिक होगा। वैसे ही दूसरा जो केस है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का NH4Cl, जो हमने दूसरा केस देखा था, NH4Cl किस में से बनता है, तो वो वीक बेस NH4OH एंड स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से बनेगा। जब आप उसको पानी में डालोगे उसमें से Na प्लस आयोनाइज होगा और Cl माइनस आयोनाइज होगा। अब ये जो NH4 प्लस आयोनाइज हुआ है वो बाय नेचर स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोलिसिस होगा इसका और वापस से NH4OH बेस बन जाएगा, और वो एक वीक बेस होने की वजह से वो वापस से आयोनाइज नहीं होगा, तो यानी कि OH माइनस यूज हो गया, तो बचा कौन, H प्लस, और उसकी वजह से H प्लस बचने की वजह से NH4Cl बाय नेचर एसिडिक होता है। देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, therefore remains almost unionized in solution. This results in increase in H plus concentration and pH will be less than 7. चलो, अब अगर हमने तीसरा केस है वीक एसिड और वीक बेस लिया, यानी कि CH3COONH4, अगर वीक एसिड और वीक बेस लिया है तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके हमें वापस से बनाएगा CH3COOH एंड NH4OH। दोनों वीक एसिड एंड वीक बेस है, दोनों H प्लस OH माइनस यूज करते हैं। समझ में आया? तो इसका हमें डिटेल कैलकुलेशन करना होगा। अब अगर CH3COOH ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो एसिडिक होगा, और अगर NH4OH ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो बेसिक होगा। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला दिया है pH इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb। इस फॉर्मूला को यूज करके आप सम कैलकुलेट कर सकते हो, आप pH कैलकुलेट कर सकते हो, किसकी, वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए। ठीक है, मोस्टली इनकी pH नियर अबाउट 7 रहती है। ओके, देखो चलो, एसिडिक एसिड का pKa दिया है 4.76 और एमोनियम हाइड्रोक्साइड का दिया है 4.75। तो pKa एंड pKb की वैल्यू आपकी फॉर्मूला में लगा दो, तो 7 प्लस 1/2 4.76 माइनस 4.75, यानी कि आपका pH होगा 7.005। देखो 7 के एग्जैक्ट करीब रहता है, ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं रहता है। ओके, सो ये आपका टॉपिक था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। चलो, उसके बाद बफर सॉल्यूशन जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो वो हम स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां से बफर सॉल्यूशन पूरा हम कैंसिल कर देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। चलो, ये भी हमारे सिलेबस से निकाल दिया है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसके सम है हमारे पूरे कैलकुलेशन। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मैं आपको ये टॉपिक जरा एक्सप्लेन करता हूं। चलो, मैं आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूं कि फॉर्मूला है क्या इसका। देखो, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट यानी कि उसका सिंबल रहेगा KSP। ठीक है, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, x रेस टू x
इंटू वाई रेस टू वाई इंटू एस रेस टू एक्स प्लस वाई। आपको सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्स रेस टू एक्स वाई रेस टू वाई इंटू एस रेस टू एक्स प्लस वाई। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। चलो सबसे पहले हमने सपोज एक सोल्ट लिया है BaSO4। कौन सा सोल्ट लिया है? BaSO4 जो कि सॉलिड है, उसको मैं पानी में डाइल्यूट करूंगा। ठीक है, तो पानी में डाइल्यूट होने के बाद वो मुझे देता है इक्विलिब्रियम पे BaAQS जो कि +2 रहता है और SO4 -2 वो भी एक्यूएस रहेगा। अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। चलो यहां पे इक्विलिब्रियम कब होगा? जब उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा तब इक्विलिब्रियम होगा, राइट। जब आप कंप्लीटली पानी में इसको डिसॉल्व कर दोगे मैक्सिमम अमाउंट, तब ये इक्विलिब्रियम पे आएगा। अब ये तो सॉलिड है तो वो तो हम फॉर्मूला में नहीं गिनेंगे, तो हमारा KSP का फॉर्मूला क्या बना? सिंपल सा बना, Ba+2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba+2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 -2, राइट। सपोज इक्विलिब्रियम पे Ba+2 है S और SO4 -2 भी है S, तो KSP क्या बना? देखो KSP विल बी S² S इंटू S। अब इस फॉर्मूला में लगाओ तो चलो, X है पॉजिटिव रेडिकल क्या अमाउंट और Y है नेगेटिव रेडिकल का अमाउंट। चलो पॉजिटिव रेडिकल कितने हैं? 1, तो 1 पावर 1 आंसर विल बी 1। वैसे ही नेगेटिव रेडिकल भी 1 है तो 1 पावर 1 आंसर होगा 1। 1 इंटू 1 1। चलो x प्लस वाई 1 प्लस 1 2, तो 1 इंटू 1 इंटू S रेस टू 2, सो आंसर विल बी। तो आप BaSO4 से डायरेक्टली KSP का फॉर्मूला बना सकते हो। चलो वैसे ही एक और है जर्कोनियम फॉस्फेट। चलो ये जो सॉलिड है इसका हमें फॉर्मूला बनाना है। देखो इसमें से क्या बनेगा, तो इसमें से 3 जर्कोनियम +4 बनेंगे एक्यूएस, ओके, और 4 PO4 -3 बनेंगे, राइट, एक्यूएस। चलो अब अच्छे से देखना, एक जर्कोनियम की कॉन्सेंट्रेशन हुई S, तो 3 जर्कोनियम की 3S। समझ में आया? एक जर्कोनियम की कॉन्सेंट्रेशन है S, तो 3 जर्कोनियम की 3S हुई। वैसे ही एक PO4 फी होगी कॉन्सेंट्रेशन S जो डिसॉल्व हुई है, वैसे 4 PO4 है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हुई 4S इक्विलिब्रियम पे। तो आप KSP के फॉर्मूला में वैल्यू लगा दो। चलो KSP का फॉर्मूला क्या बनेगा सबसे पहले, तो जर्कोनियम +4 रेस टू 3 एंड PO4 -3 रेस टू 4। चलो अब वैल्यूज डाल दो, तो KSP विल बी इक्वल टू 3S रेस टू 3 एंड 4S रेस टू 4। इसको अलग करो तो आपका KSP का फॉर्मूला मिलेगा 3/3 इंटू 4/4 इंटू S 3 + 4 S/7। तो ये तो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला जो मैंने बताया था वही हो गया। देखो क्लियर। चलो अब बात ये आती है कि हमने यहां पे 3 और यहां पे 4 क्यों लिखा है। देखो जब आप किसी भी सॉल्ट को डिसॉल्व करते हो, जब आप किसी भी सॉल्ट को
पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो एक कॉन्सेंट्रेशन कैरी करता है, वो एक अपना कॉन्सेंट्रेशन कैरी करता है। ठीक है, वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल में डिवाइड होता है। चलो एक सिंपल सी बात मैं आपको दिखाता हूं। हमारे पास है H2SO4, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 3 मोलर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब उसमें से बनेंगे 2H प्लस और एक SO4-2। तो यहां पे 2H प्लस होने की वजह से 3 × 2 होगा ना इसका कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि 2H प्लस रिलीज हुए एक सॉल्यूशन से, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा। और यहां पे तो एक ही है तो इसका 3, तो इसका हो गया 6 मोलर और इसका रहेगा 3 मोलर। तो सेम चीज होती है यहां पे। सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन है S मोलर, तो जर्कोनियम हो गया 3S और फॉस्फेट हो गया 4S। समझ में आया? इसके लिए हमने यहां पे अंदर भी 3 लिखा है और 3 पावर में भी लगाया है, और यहां पे अंदर भी 4 लिखा है और 4 पावर भी लगाया है। ओके, देखो चलो, देखो यहां पे दोनों की फॉर्मूला हमने जैसे बनाई है वैसे ही डिराइव की है, और लास्ट में जो फॉर्मूला मैंने आपको बताई वो बनाई है KSP = x⁻x y⁻y s⁻x+y। और जैसे हमने KC और QC का पढ़ा था वैसे ही KSP और QSP है। अगर QSP KSP से कम है तो कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं बनेंगे, दोनों इक्वल है तो इक्विलिब्रियम है। अगर QSP ज्यादा है तो सॉलिड पार्टिकल प्रेसिपिटेशन होगा। ओके, चलो अब ओरिजिनली इस टॉपिक से सिर्फ सम ही पूछे जाने वाले हैं, फिर भी मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है। चलो हमारा जो नेक्स्ट सम है उसके बारे में बात करते हैं। सम नंबर 7.26, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3। हमें एक सॉल्ट दिया है A2X3। चलो सम नंबर 26, सम नंबर 7.26, एक सॉल्ट दिया है हमें A2X3। ठीक है, जो कि सॉलिड रहेगा। जब आप इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालोगे तो उसमें से 2 A+3 बनेंगे जो कि एक्यूएस रहेंगे, और 3x-2 बनेंगे। ये कैसे आया +3 और -2? पता चला आपको? जब इवन ओड होता है तो 3 इसको दे दो तो A+3 हो जाएगा, और 2 इसको दे दो तो x-2 हो जाएगा। ओके, चलो तो सपोज इसका इक्विलिब्रियम पे सॉल्युबिलिटी है S मोलर, तो इसमें से इसका कितना होगा 2S मोलर और ये हो गया 3S मोलर। ओके, चलो आप KSP का फॉर्मूला लगाओ, तो KSP will be equal to concentration of A+3⁻² into x-2⁻3, यानी कि KSP will be equal to 2⁻² into 3⁻³ into s⁻2+3 यानी कि 5। चलो 3⁻³ यानी कि 27 एंड 2⁻² यानी कि 4 into 27 into s⁻5। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है वो देखते हैं। चलो ये हमने फॉर्मूला लिखा, आपको KSP दे दिया है और आपको सॉल्युबिलिटी जाननी है, S फाइंड आउट करना है। KSP है 1.1 into 10⁻⁻23, सो 1.1 into
10⁻⁻23 will be equal to 4 into 27 into s⁻⁵। चलो, तो 1.1 को 4 and 27 से डिवाइड करो। 1.1 डिवाइडेड बाई 4 एंड अगेन डिवाइड बाई 27, आंसर आएगा 0.0101 will be equal into 10⁻⁻23 equal to s⁵। तो यहाँ पे -25 पावर कर दो, क्योंकि पेंटा रूट निकालना होगा यहाँ से, 5 पावर है, दैट्स वाई s फाइंड करने के लिए तो 2 नंबर बड़ा करना पड़ेगा। सो 2 शिफ्ट कर दो, तो 1.01 into 10⁻⁻25 will be equal to s⁵। चलो, अब 1 का पेंटा रूट निकालोगे तो वो तो 1 ही आएगा, तो s इक्वल टू पेंटा रूट ऑफ, पेंटा रूट कैसे निकालते हैं, तो आप कैलकुलेटर से पेंटा रूट नहीं निकाल सकते, ये याद रखना है। दैट्स व्हाई इन्होंने इजी कैलकुलेशन दिया है। देखो, चलो, 1 का पेंटा रूट तो 1 ही निकलता है, और 10⁻⁻25 को 5 से डिवाइड करो तो 10⁻⁻5, तो आपको आपका कॉन्सेंट्रेशन मिला S, वही तो फाइंड आउट करना था। देखो, है बहुत ही इजी सम रहते हैं इसके, हर बार पेंटा रूट नहीं निकालना होता, हर किसी सम में कभी कभी स्क्वायर रूट होगा, ओके, कभी कभी क्यूब रूट होगा, कभी टेट्रा रूट, पेंटा रूट, ऐसे। तो ये हुआ आपका सम नंबर 26। चलो, अब बात करते हैं सम नंबर 27 की। आपको 2 अलग अलग केएसपी दिए हैं, एक दिया है NiOH ट्वाइस के लिए। चलो, सम नंबर 27। चलो, सबसे पहला है NiOH ट्वाइस के लिए। चलो, अब मैं पूरा नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट केएसपी से S फाइंड करते हैं। उसका केएसपी है 2 × 10⁻⁻15। चलो, इसका केएसपी फॉर्मूला लगाओ पहले। पॉजिटिव रेडिकल कितने हैं, 1, तो 1:1 इंटू नेगेटिव रेडिकल 2 है तो 2:2 इंटू s⁻3, क्यों 1 + 2, ओके। देयरफॉर 2 इंटू, देखो -15 है, 10⁻⁻15 इक्वल टू 4s³। चलो, अब 2 को 4 से डिवाइड करो तो आएगा 0.5, सो 0.5 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल टू s³। तो आपको क्यूब रूट निकालना है। चलो, कैलकुलेटर से क्यूब रूट निकालो सब। 0.5 का क्यूब रूट, 0.5 का क्यूब रूट आएगा 0.79। चलो, तो यहाँ पे हमें s मिला 0.79 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। चलो, ये हो गया NiOH ट्वाइस का। चलो, वैसा ही फाइंड आउट करते हैं AgCN का, 6 इंटू 10⁻⁻27। चलो, AgCN के लिए उसका केएसपी फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल होगा, 1:1 इंटू 1:1 इंटू s⁻²। तो हमें केएसपी का डायरेक्ट क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना है। 6 इंटू 10⁻⁻17। तो यहाँ पे सिंपली 60 कर दो, 60 इंटू 10⁻⁻18, क्योंकि ऑड पावर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इवन करना होगा। सो 60 का स्क्वायर रूट, चलो 60 का स्क्वायर रूट होगा 7.74।
therefore s will be equal to 7.74 into 10 raised to -9 स्क्वायर रूट है। तो अब देखो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, NaOH ट्वाइस का, तो ये ज्यादा सॉल्युबल हुआ है। हो गया कंप्लीट। देखो है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 7.28 के बारे में बात करेंगे और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।